Hello friends. So this is the second lecture of 24th August 2020 द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशंस। तो पहले वाले में हमने पहला और दूसरा जो है हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद थर्ड वाले से थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो है हमने इसमें डिस्कस करना है। जो थर्ड आर्टिकल है वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर में है, कैसे SOFI रिपोर्ट के ऊपर में पहले जो एक दिन आर्टिकल आया था, अभी कुछ दिन मतलब लास्ट वीक से लास्ट मंथ आया था आर्टिकल, तो उसके ऊपर जो है आगे कंटिन्यूड है और भी ज़्यादा एविडेंस मिले हैं जिसके अंदर इंडिया के फूड सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा डिस्प्ले किया गया है। पहले ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद फोर्थ जो है उसके अंदर GST और IBC को कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और इसे लिखा है अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने। अरविंद सुब्रमण्यम आपको पता होगा, जो हमारे पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। तो अभी जब GST सेस के ऊपर में इतना ज़्यादा अभी उसके अंदर काले बादल मंडरा रहे हैं GST के ऊपर में, तो कैसे वो रिलाइव कर सकते हैं उसको, हम फिर से जो है कि सिस्टम के अंदर उतने ही इम्पोर्टेंस के साथ में सर्वाइव करवा सकते हैं, उसके ऊपर कुछ कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है GST के बारे में, सॉरी फूड इनसिक्योरिटी के बारे में। GS पेपर 1 पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज से आप उसको रिलेट कर सकते हो, और GS पेपर 3 इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी से रिलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये जाने हम कि इंट्रोडक्शन है क्या, एक्चुअली क्यों ये आर्टिकल आया। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ऑफ वर्ल्ड SOFI उसका रिपोर्ट आया था। उसके अंदर ये देखा गया कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो इनसिक्योर है फूड से रिलेटेड, वो इंडिया के अंदर रहती है। अब स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी जो है वो है क्या, तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 SOFI 2020 रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करती है कि क्या एक्सटेंड तक जो जनता है उस देश की, वो हंगर है, वो फूड उनका जो है वहाँ पे इनसिक्योरिटी से ज़्यादा वो लोग अभी जी रहे हैं, माल न्यूट्रिशंस कितना ज़्यादा है उस देश में, और वहाँ पे जो है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे भी वो सर्वे किया जा रहा है। तो ये सारे रिपोर्ट जो है उनको कंपाइल करके साल 2020 का जो थीम है वो ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर अफोर्डेबल हेल्दी डाइट्स है। तो इसी के ऊपर आर्टिकल आया था लास्ट मंथ। उसके अंदर में हमें ये बताया गया था कि हेल्दी डाइट्स होते क्या हैं। तो तीन प्रकार के डाइट्स के बारे में बताया गया था। उसके अंदर बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कैलोरी है एक बॉडी को जिंदा रहने के लिए, जैसे 2329 किलो कैलोरीज जो है एक वुमेन 30 ईयर्स की अडल्ट वुमेन है उसको चाहिए होता है दिन भर में जिंदा रहने के लिए, उसके नॉर्मल दिनचर्या काम करने के लिए। और इसके अंदर खाया क्या जाता है, तो जितने भी जो स्टार्ची फूड अवेलेबल है, जैसे सीरियल्स, दाल चावल जो भी होते हैं, वो सब सारा ज़्यादा ज़्यादा खाया जाता है, ताकि जो कैलोरीज है उसके अंदर से ज़्यादा निकल करके आए। अगर कोई नॉर्मल एनर्जी सफिशिएंट डाइट खाता है तो दिन में $1.9 जो है उसको खर्च करने पड़ते हैं इस वाले डाइट के लिए। उसके बाद न्यूट्रिएंट एडुकेट डाइट, इसके अंदर जो कैलोरीज हैं, रिक्वायर्ड कैलोरीज, वो मीट किए जा जाते हैं, और बिल्कुल नॉमिनल जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मीट करवाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो PTS के द्वारा जो हमें खाना मिलता है, जैसे उसके अंदर पल्सेस भी होता है, तो पल्सेस जो है कि वो प्रॉपर प्रोटीन का जो एक थोड़ा बहुत जो ज़रूरत होता है बॉडी के अंदर वो प्रोवाइड करवाया जाता है, और नमक भी दिया जाता है, जैसे कि आयोडीन की जो कमी है उसको भी मतलब पूर्ति की जाती है उसके द्वारा। तो बिल्कुल बिल्कुल मार्जिन में जो अगर न्यूट्रिएंट्स को पूरा करवा पा रहा है और जो ठीक ठाक जो कैलोरी है वो खा पा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट। जो मैक्सिमम इंडिया की जनता है वो यही खाती है। इसके बाद इसका कितना एक दिन में क्या रेट हो सकता है, तो उसका है न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट के लिए अगर कोई खाता है तो एक दिन में उसको $2.12 जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद आता है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट के अंदर जो है कैलोरी नॉर्म्स भी पूरा होता है, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड से वेज नॉन वेज फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क सब कुछ अवेलेबल करवा करके ये प्रॉपर जो डाइट है इसका पूरा सप्लीमेंट पूरा होता है। तो इसके लिए एक दिन में करीब करीब $4.07 जो है वो चाहिए होता है किसी को। अब इंडिया की जो गरीबी लाइन रेखा जो है, पॉवर्टी लाइन, उसके अंतर्गत 32 रुपये रूरल एरियाज़ के अंदर और 47 रुपीज़ अर्बन एरियाज़ के अंदर प्रपोज की गई है। ये अभी तक है नहीं, अभी है क्या, तो अभी ये है एक्चुअली में 27 रुपीज़ रूरल एरियाज़ के अंदर और 33 रुपीज़ अर्बन एरियाज़ के अंदर। तो ये सोच सकते हो आप कि
इतनी अर्निंग ही नहीं है इंडिया के अंदर में लोगों की कि वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट भी खा सकें जो कि गरीबी रेखा के बिल्कुल वर्ज पे हैं। और हेल्दी डाइट को तो छोड़ ही दीजिए, मिडिल क्लास भी बहुत कम ही लोग खा पाते हैं इसको। तो इसी के ऊपर अभी जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के ऊपर जो अनएम्प्लॉयमेंट आया है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो ऐसा कहा जा रहा था, उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया था लास्ट मंथ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो गरीबी रेखा के जस्ट ऊपर जो थे, वो लोग अभी गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। और ये जो नंबर है, जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं या फिर जिनको एडुकेट डाइट नहीं मिल पाता है, जो कि इस साल का थीम है इनका, तो वो चीज़ जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा और इंडिया जो है इसके अंदर फिर से पीछे रह जाएगा। व्हाट कंस्टिट्यूट अ हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट के अंदर क्या क्या होता है ये भी उसी वाला आर्टिकल का है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो सीरियल, ग्राम, पल्सेस, चिकन, फिश, मीट, मिल्क, जो प्रॉपर जैसे मैंने बताया ऑयल भी जो है, फैट जो है, वो सब कुछ होना चाहिए एक दिन के अंदर, तभी जाके वो हेल्दी डाइट कहलाता है। अब FAO जो है वो भी रिकमेंड करता है हर एक कंट्रीज़ को उनके कंट्री के अनुसार कि क्या उनके वहाँ पे एक हेल्दी डाइट होना चाहिए। तो इंडिया को जो है वो स्टार्ची स्टेपल्स और फिर प्रोटीन रिच फूड्स लाइक दाल, मीट, एग, डेयरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फैट, ये सब रिकमेंड किया गया है FAO के द्वारा। अभी देखिए, FAO जो है वो भी रिपोर्ट जो इकट्ठा करता है तो उसका कुछ इंडिकेटर्स है कि किस किस तरीके से वो रिपोर्ट इकट्ठा करेगा। तो SOFI जो रिपोर्ट है वो उसको ज़्यादा मानता है। अब SOFI रिपोर्ट है क्या, तो इसके अंदर दो तरीके से डाटा जो है इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहला प्रिवलेंस ऑफ अंडर नॉरिशमेंट, POU, जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका है। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी देश के अंदर कितने लोग हैं, वो एक दिन में कितने कैलोरीज खा पाते हैं और उस देश में कितना फूड ग्रेन जो है कंजम्पशन हो रहा है। तो वो ओवरऑल जो है जनसंख्या के हिसाब से कैलोरी जोड़ करके और फिर कितना फूड कंजम्पशन हो रहा है उसको डिवाइड करके निकाल दिया जाता है। तो ये उतना ज़्यादा एडिक्वेट नहीं होता है, नहीं माना जाता है, बिकॉज ये जो है कि हर साल निकाला भी नहीं जाता है हर एक कंट्री में। और दूसरी बात की पॉपुलेशन तो आपको ये सब पता है इंडिया के अंदर में हर 10 साल में एक बार निकाला जाता है, तो उस वजह से इसके जो आंकड़े हैं वो उतने इंक्रीजिंग नहीं आ पाते। इसके बाद जो दूसरा है वो है प्रिविलेंस मॉडरेट एंड सीवियर फूड सिक्योरिटी, PMSFI। ये अभी बहुत सारे देशों के अंदर में फॉलो किया जा रहा है। इंडिया के अंदर में भी इसके सर्वे होते हैं, लेकिन वो UN की तरफ से और जो कुछ कुछ अलग अलग NGO की तरफ से वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो पब्लिश नहीं होने देता है इसका रिपोर्ट, बिकॉज इंडिया के अंदर अभी ये मान्य नहीं है। इसके अंदर क्या-क्या क्राइटेरिया हैं कवर करने के, तो PMSFI के अंदर में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ कैसे जो है जनता बढ़ रही है, उन सब क्वेश्चंस के थ्रू वो मतलब कि सब मतलब डिटेक्ट कर लिया जाता है, उसको फिर जाके जज कर लिया जाता है। अब उस वाले क्वेश्चंस क्या-क्या हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चन जो है वो ये है कि जैसे कितने वो जो डाइट है उनको सही ढंग से मिल पा रहा है कि नहीं, वो कहीं डाइट को स्किप तो नहीं कर रहे हैं। तो ये 8 क्वेश्चंस हैं, आप इसके अंदर देख सकते हो कि हेल्दी न्यूट्रिशन फूड उनको मिल रहा है कि नहीं, उनको इस बात की चिंता तो रहती नहीं कि कल होके वो क्या खाएंगे, उन्होंने आज खाना खाया कि नहीं, वो एक दिन के मतलब एक दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, वो कभी ऐसा तो नहीं होता है कि डाइट उनको स्किप करना पड़ रहा है, कभी ऐसा तो नहीं होता कि उनके घर में बच्चे जो हैं वो भूखे सो रहे हैं। पिछले लास्ट 12th मंथ के अंदर में उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस जो है वो हर एक सवाल के ऊपर में उनका कैसा जवाब आता है उसके ऊपर ये रिपोर्ट बनाया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल माना जाता है बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर में। और ये बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो आजकल इसको अपने तरीके से इसको अपने अंदर में ये सर्वे ऑर्गेनाइज करवाना शुरू कर चुके हैं कि चेंजिंग डाइट्स और स्किपिंग मील्स डाइवर्सिटी वहाँ पे कैसा है, रिसोर्सेज उनको अवेलेबल है कि नहीं है, ये सारा कुछ उससे आराम से पता चल जाता है। और ये जो स्टैंडर्ड है वो फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस के लिए जो स्केल जैसे FIES, ये एक सर्वे का एक तरीका है, इसके अंदर ही ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो सर्वे का ये जो ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है, इस ये एक सबसेट है किसका, एक बड़ा सर्वे का, जो कि जिसका नाम है गैलप वर्ल्ड पोल, FAO GWP सर्वे। इसके अंदर
140 कंट्रीज़ जो है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके अंदर ये सर्वे करवाया जाता है। ये भी फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर ही ये सर्वे करता है और 2005 से ये चालू है। इसके अंदर 160 कंट्रीज़ अभी तक में जुड़ चुके हैं, जिसके अंदर वो सारे कंट्रीज़ का मिला के देखिए तो 98% ऑफ वर्ल्ड अडल्ट पॉपुलेशन जो है वो इन कंट्रीज़ के अंदर ही रहती है। तो इसके अंदर टोटल 100 ग्लोबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लाइज के अंदर कितने क्वेश्चन है? सिर्फ और सिर्फ 8। ये कौन कौन से क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो एक बार। और इसके ये जब GWP वाला जो है इसके अंदर तो 100 क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो फ्लाइज क्वेश्चन है वो GWP के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि 100 क्वेश्चन 8 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जो है वो फ्लाइज के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये सर्वे तो दोनों कंटिन्यू किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं वर्ल्ड ओवर और सब जगह कंडक्ट किए जा रहे हैं। इंडिया के अंदर ये सर्वे जो है अभी अलाउड नहीं है। मतलब करते तो है ही बहुत सारे NGOs, लेकिन वो जो सर्वे का जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश करने की अनुमति नहीं दी गई है भारत सरकार के द्वारा। लेकिन फिर भी डाटा हमने निकाल लिया है। कैसे निकाला है? तो देखिए, इंडिया में PMSFI की अगर डाटा नहीं भी बताई जा रही है, फिर भी साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर तो निकाली जा रही है। तो जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है, मान लीजिए अगर 3 कंट्री है, तो 3 में से अगर एक का नहीं बताया गया है, लेकिन ओवरऑल जो फूड इनसिक्योरिटी है वो बताया गया है, तो वो दोनों का इंडिविजुअली भी तो बताया गया था, जिसका उसमें जिक्र किया गया है। तो इंडिविजुअली उन दोनों का बताया गया है, तो A B C, जिसमें C जो है वो इंडिया है। इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन A+B+C हमारे पास है। तो हम C से अगर A और B को माइनस करेंगे, सॉरी, सम से अगर A और B को माइनस करेंगे तो C तो निकल जाएगा ना। तो उस प्रकार से हमने निकाला है। उसके ऊपर हमारे पास डाटा है जो कि बताता है कि इंडिया के अंदर 27.8% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो सफ़र करती है मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। 2014-16 में ये बात था, जो कि अब प्रोपोर्शन जो है 27.8% से बढ़ करके 31.6% हो गया 2017-19 के अंदर। अगर नंबर्स की बात करें तो 42.65 करोड़ था 2014-16 के अंदर, और अब 48.86 करोड़ है 2016-17-19 के अंदर में। अब ये पूरे ग्लोबल बर्डन का फूड इनसिक्योरिटी का 22% आता है अकेला हिंदुस्तान के अंदर, जो कि हाईएस्ट है किसी भी कंट्री का अकेला अगर देखा जाए। तो खैर पॉपुलेशन ज़्यादा है जिस वजह से ये भी ज़्यादा है। अब उसके बाद ये नोटवर्दी बात है कि पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ में जितने जहाँ पे ये नॉर्म्स गिने जाते हैं, माने जाते हैं, वहाँ पे 0.5% का गिरावट आया है। लेकिन इंडिया के अंदर अकेला ऐसा कंट्री है जिसमें 3.7% का बढ़ोतरी हुआ है। मतलब इतने और लोग बढ़ गए हैं जिसके अंदर फूड इनसिक्योरिटी हो गया है। अब ये सारे डाटा तो लॉकडाउन के जस्ट पहले का है। अब लॉकडाउन के जस्ट बाद में क्या होगा वो अभी तक हमें क्लियर नहीं है। अभी देखिए इसके बाद और क्या बात है। इंडिया जो है, जो नॉर्मल कन्वेंशनल जो तरीके से हम लोग जो जोड़ पाते थे कि इनसिक्योरिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमने पहले बताया था, ये POU एस्टिमेट वाला जो है, उसके अंतर्गत भी इंडिया का जो डाटा है वो ढंग से नहीं निकल पा रहा है। क्यों? बिकॉज पिछले साल आपको याद होगा जब इलेक्शंस आने वाले थे तो उस समय बहुत सारे डाटा नहीं रिलीज़ किए गए थे भारत सरकार के द्वारा। जैसे जिसमें एक आपका इकोनॉमिक सर्वे भी था, फिर NSSO का जो डाटा है वो भी जो है रिलीज़ नहीं किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब जिसकी वजह से जो है कि इंडिया का जो ओवरऑल कितना कंजम्पशन हो रहा है वो उसका पता नहीं चला हमें। तो हमारे पास ये तो पता है कि पॉपुलेशन कितना है इंडिया का, लेकिन और वो पर कैपिटा कितना वो लोग कंज्यूम कर पाते होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इंडिया की तरफ से कितना जो खाद्य सामग्री है वो उसका खपत हो रहा है। तो जिस वजह से वो चीज़ भी ढंग से निकल नहीं पा रहा। अब भारत सरकार के अपने तरीके तरफ से ये कहना था कि देखिए, पर कैपिटा डाइटरी इंटेक जो है किसी भी इंसान का इंडिया के अंदर में किसी भी हिंदुस्तानी का, वो इंक्रीज़ किया है 3.8%। मतलब कोई आदमी पहले जितना खाता था उससे थोड़ा अब ज़्यादा खाने लग गया है, बिकॉज उसको ज़्यादा मिलने लग गया है, वो ज़्यादा खाने लग गया है। अगर उसका लाइफस्टाइल बढ़ा है, अच्छा हुआ है, तभी तो वो ज़्यादा खाएगा ना। 3.8% उसमें बढ़ोतरी हुआ है 2011-13 के कंपैरिजन में। 2015-17 तक 3.8% का बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन जो सर्वे इन्होंने करा था अपने अंतर्गत POU के एस्टिमेशन के लिए, उसमें ऐसा पता चलता है कि 3.7% जो है 2011-12 से 2017-18 के बीच में 3.7% जो है कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर के अंदर खर्च हुआ है। मतलब जितना फूड के ऊपर वो खर्च करते थे 2011-12 के टाइम पे, उससे 3.7% अब कम खर्च कर रहे हैं 2017-18 के अंदर में। जबकि इन्फ्लेशन तो बढ़ा ही होगा।
ऐसा तो नहीं है कि 2011 में आपको जो जितना सामान मिलता था जितने दाम पे, उससे और कम में आपको 2017-18 मिल रहा है। तो जब खर्च ही कम कर रहे हैं लोग, तो वो ज़्यादा खा कैसे सकते हैं? ये एक प्रॉब्लम है, ये एक कन्फ्यूज़न है जो कि डाटा से निकल कर के आता है, और जिसके वजह से जो पीओयू का एस्टिमेशन है इंडिया के अंदर में, वो काफ़ी अभी अनअटेबल आ रहा है, उसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते हो। और इस वजह से जो पीएमएसएफआई का जो एस्टिमेशन है, जो हमने घटा करके निकाला है, वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है इंडिया के ऊपर, अगर हम इसको पॉलिसी नॉर्म्स के ऊपर ध्यान दें, और इंडिया जो है अपने इस इनसिक्योरिटी के ऊपर से बाहर निकलना चाहेगा अगर इन डाटा को के ज़रिए तो। अब देखिए ये सारे सफरिंग्स जो है वो कैसे, इसका कॉजेज़ क्या है सफरिंग का? कॉज़ जो है वो 3 कॉजेज़ हैं। पहला डीपनिंग एग्रीगेशन क्राइसिस, दूसरा फॉलिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस सेक्टर्स, और तीसरा श्रिंकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़। अब देखिए जैसे ही लॉकडाउन आया है, उससे पहले भी जो था कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे अभी 4 दशक में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस साल में देखा गया है। इसके बाद जीएसटी आया, फिर उसके बाद डिमोनेटाइजेशन भी आया था 2017 के टाइम पे। तो ये सब से जो है काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आया, और इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस के अंदर आई, और इस वजह से जो 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 भार है वो फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर आई। लोग जो है बचा बचा कर यूज़ करना शुरू कर दिए, और इस वजह से जो है देखा गया कि फूड इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ गई आम जनता के अंदर। इसके बाद अभी फ़िलहाल जब कोविड-19 आया, तो सडन लॉस ऑफ लाइवलीहुड जो हो गया लोगों के पास, तो उसके वजह से भी जो फूड इनसिक्योरिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और हंगर स्टार्वेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया टाइम के साथ। और इस वजह से स्टार्वेशन की वजह से जो मौतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं इंडिया के अंदर। हालांकि भारत सरकार इस डाटा को मान नहीं रही है, लेकिन जीआरपीएफ जो है, जैसे आपको पता होगा कि ट्रेन के अंदर में 82 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी वो लॉकडाउन के दौरान। जीआरपीएफ का ये रिपोर्ट बताता था, लेकिन भारत सरकार फिर भी उस चीज़ को मान नहीं रही थी। तो वैसे ही जो है कि अलग-अलग डाटा जो है स्टार्वेशन की वजह से बहुत से लोग की मौत हो रही है, लेकिन भारत सरकार उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो लास्ट में वे फॉरवर्ड में आप ये लिख सकते हो कि जब तक भारत सरकार इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप जब तक अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना सीखोगे, तब तक आप उन चीज़ों को सुधार नहीं सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो, और ये जितने भी तरीके की रिपोर्ट्स हैं, उन सब रिपोर्ट्स अगर बाकी दूसरा देश अगर इस चीज़ को अपना रहा है, इनफैक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश भी अपना रहा है, तो हमें इंडिया में इस चीज़ को लागू करने में क्या प्रॉब्लम है? जबकि हमारा पॉवर्टी लाइन का जो करेंसी है, उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। उस चीज़ में भी अभी हमारा उतना ध्यान नहीं किया है, जिसको न्यू कमिटी बैठा करके और उस चीज़ को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड में आप ये लिख सकते हो। कंक्लूजन में लास्ट यही है कि फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर में इंडिया को जो है वो कोविड-19 पैंडेमिक के आने के बाद फूड इनसिक्योरिटी इंडिया के अंदर और भी ज़्यादा डिफरेंट डायमेंशंस जो इसको प्रभावित करेगा, और उसमें इंडिया को सचेत होना जल्द से जल्द आवश्यक है। तो आगे क्या बच जाता है? आगे हमारा मेंस क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए वो बच जाता है। तो उसमें क्या आप यूज़ कर सकते हो? 2002 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। जीएस पेपर 3 के अंदर आया था, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एग्जामिन। तो जब एग्जामिन वर्ड आ जाता है, तो जैसे आपको बताया है कि जब भी जो डायरेक्टिव वर्ड होता है वो आपका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है किसी भी आंसर के अंदर, जब एग्जामिन आ जाता है तो उसके अंदर उस कीवर्ड को, यहाँ पे कीवर्ड क्या है? फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो उस कीवर्ड को आपको इंस्पेक्ट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट करना मतलब अभी क्या करंट सिचुएशन है, इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है? उसका करंट सिचुएशन, उसका भूतपूर्व सिचुएशन, और आगे हम वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको रिपोर्ट्स के हवाले से लिखना है। इसके अंदर आपको जितने भी फैक्ट्स डालने हैं, उसके अंदर रिपोर्ट्स और उस संस्था या फिर जो भी स्कीम डाल रहे हो उसका नाम ज़रूरी हो जाता है। 250 वर्ड में लिखना है। हालाँकि मैंने इसके अंदर 250 से ज़्यादा ही वर्ड्स का आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि कैसे क्या लिखना है इसके अंदर। तो इसको आप अपने वर्ड्स में छोटा करके लिख सकते हो। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के अंदर बताओगे कि व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। उसके अंदर आप ये डायग्राम बना सकते हो। देखिए, फूड सिक्योरिटी आपको मतलब पता होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी आंसर को लिखने से पहले उस कीवर्ड का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। दैट इज़ व्हाई कि प्रीलिम्स का इतना इंपॉर्टेंस जो है वो उतना बढ़ जाता है एग्जामिनेशन के लिए यूपीएससी में। बिकॉज़ प्रीलिम्स में ज़्यादातर डेफिनेशंस और पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तब जब तक आप उस आदमी को नहीं पहचानोगे, उसके बारे में आप नहीं लिख सकते हो, उसके आइडियोलॉजी को आप नहीं समझ सकते हो। उसी प्रकार से आंसर के अंदर में जब तक आप कीवर्ड के डेफिनेशन को नहीं जानोगे, उसके टू फ्रंट मतलब पास्ट,
फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वो आप नहीं समझ सकते हो। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ये आपको ये वाला डायग्राम में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम आपको बिल्कुल बना देना है, इंट्रोडक्शन में ही छोटा सा डायग्राम बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बॉडी के अंदर आएंगे। सबसे पहले बताना है कि इंडिया क्यों इनसिक्योर है फूड सिक्योरिटी में। तो ऊपर वाले हम लोग आर्टिकल में डिस्कस किए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है फूड सिक्योरिटी का वो इंडिया के अंदर ही है। कैसे 3.5 या 6 जो भी परसेंटेज जो है अभी तक कुछ वर्षों में इंडिया के अंदर बढ़ा है, जबकि बाकी साउथ इंडियन कंट्रीज़ में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में 0.5% घटा है। तो इंडिया को इसके ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर क्या क्या काम कर रही है, अब वो आपको बताने की ज़रूरत है। देखिए इसके अंदर मैंने एक आपको यहाँ पे लिंक भी दिया है, जो द वायर के का लिंक है। ये इस वाले में अगर आप जाओगे द वायर के इस वाले आंसर में, तो इसमें आपको दिखेगा काफ़ी एक्सटेंसिवली जो है इसके बारे में डिफ़ाइन किया गया है। और ये वाला आप आर्टिकल पढ़ोगे तो इसमें से बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि वे फॉरवर्ड जो है इसके अंदर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसके बॉडी वाले जो पॉइंट्स हैं वो तो मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया। बॉडी के अंदर का जो पॉइंट लिखना है कि जिसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, उसको नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इम्प्लीमेंट करवाया है। RKVY राष्ट्रीय किसान कृषि विकास योजना जो है वो उसमें इम्प्लीमेंट करवाया है इंडिया ने। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये सारा कुछ आपको उसके अंदर शॉर्ट में आप लिख सकते हो। फिर कैसे जो पल्सेस ऑयल पाम और ये सब मेज़ का वाला जो एक स्कीम चल रहा है इंडिया के अंदर। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि अगर फसल की नुकसान हो जाती है तो फिर कैसे उसको हर्जाना जो है इंडिया जो है सिक्योर करवाता है, ताकि आगे चल करके फूड की इनसिक्योरिटी गांव देहात में ना पैदा हो जाए। फिर उसके बाद ई मार्केट का हमने चलन करवाया है, जिसके अंदर जो प्रोक्योरमेंट है वो बाकी बहुत बढ़िया से हो जाए, और जो मार्केट के अंदर जो सामान है वो अच्छे दाम पे पहुँचे, ताकि दोनों साइड में ही फ़ायदा हो। उसके बाद मासिव इरिगेशन जो है, ताकि जो उपज है हार्वेस्ट हो वो बढ़िया तरीके से हो। इसके बाद और भी जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSA 2013, ये सब सारा कुछ का यूटिलिटी जो है वो करवाया गया भारत सरकार के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको आपने पढ़ा भी होगा। इसको आपको शॉर्ट करके आपको आंसर के अंदर इनकलकेट करना है। उसके बाद वे फॉरवर्ड के अंदर में ये सारे पॉइंट्स हैं। टोटल 7 पॉइंट्स हैं। 7 में से आप कोई 5 पॉइंट लिख सकते हो। 5 पॉइंट आपको याद भी रह जाएगा बिल्कुल आसानी से। कैसे लिखना है वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड में देखिए सिंपल, आपको ऐसे याद रखना है, याद हो जाएगा बिल्कुल। आपको ऐसे याद रखना है कि हम कैसे फूड को, मतलब इतने सारे स्कीम्स हैं तो कैसे हम फूड को, फिर भी हमें हमारे देश में फूड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सारे जो लोग हैं वो लोग इसके अंदर बैग के अंदर आ नहीं रहे हैं। तो हमारा ये वाला एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि फूड सेफ्टी जो नेट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद बहुत सारे NGOs जो हैं वो इसके अंदर काम करना चाहते हैं। भारत सरकार बहुतों को इनकलकेट नहीं करती है, तो हमको इसको इनकलकेट करने की ज़रूरत है। एक और पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए एक मेरे तरफ मतलब ऐसे एक पॉइंट है, हमने कहीं पढ़ा था कि जैसे इंडिया में बहुत सारा जो फॉरेस्ट लैंड है वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर वैसे ही फॉरेस्ट होता रहता है। तो वो फॉरेस्ट लैंड ट्राइबल्स जो है कब्जा करके रखते हैं। अगर फॉरेस्ट लैंड इंडिया के जो गवर्नमेंट है अगर उसके अंडर है, तो उसके अंदर अगर वो गार्डनिंग करता है तो इससे दो काम होगा। एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गार्डनर्स को रिक्रूट करेगी इंडियन भारत सरकार, और दूसरा कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट में जो फ्रूट्स होगा, फ्रूट्स को आप ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते हो, तो उसको या तो एक्सपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर PDS के साथ गरीब जनता को बाँट सकते हो, आंगनबाड़ी के अंदर बाँट सकते हो। और अभी जो NEP के तहत जो बच्चों को ब्रेकफास्ट भी देने का बात हुआ है, न्यूट्रिशियस फूड देने का बात हुआ है, उसके अंदर भी आप उसका मतलब वितरण कर सकते हो। तो ये जो एक पॉइंट है ये भी आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद टाइमली रिपोर्ट, अभी देखिए रिपोर्ट के बारे में हमने ऊपर वाला आर्टिकल में पढ़ा था। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा आप क्रॉस चेक कैसे करोगे कि सही से काम हो रहा है कि नहीं? तो सही गवर्नेंस के लिए टाइमली रिपोर्ट की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये रिपोर्ट सर्विस आपके वर्ल्ड वाइड जितने भी जो हो रहे हैं उन सबको आपको इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है। देखिए कैसे बिल्कुल हमने बिल्कुल वैसे ही मतलब कॉमन सेंस से बना करके ये 5-6 पॉइंट हमने वे फॉरवर्ड के खुद से बना दिए। और ये सिर्फ लाइन है, इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन भी 2-2 लाइन का लिखना है। ये आपको सारा वो द वायर वाला जो मैंने आर्टिकल का यहाँ पे आपको लिंक बताया है हियर में, तो उसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ से मिल जाएगा। फिर कंक्लूजन 2 लाइन का लिख देना और फिर बस हो गया ये आर्टिकल। फिर स्पेस ऑफ फॉर नोट्स, अपने नोट्स अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो वर्ड जो फाइल है वो आप डाउनलोड करके इसको बना सकते हो। लास्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं, हाउ GST एंड IBC rehabilitated could be rehabilitated, it would help the economy and also
बी अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू जेटली। जैसे जेटली साहब का 1 साल हो गया है उनका निधन का, तो उसके उन्होंने जो जैसे जीएसटी लेकर के आए थे वो, और आईबीसी भी लेकर के आए थे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो लेकर के आया था। अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी जो है 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड जो भी हमारा इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके वजह से। और उसके बाद जीएसटी भी जो है, जो प्रॉब्लम चल रहा है बिकॉज सेस जो है भारत सरकार दे नहीं पा रही है, क्योंकि 14% जो प्रॉमिस करा था भारत सरकार, तो अब जो सेस है 14% अब नहीं निकाल पा रही है भारत सरकार, बिकॉज जो अभी बिहेवियर है आम जनता की, वो उतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं। जब देखिए कि लास्ट अप्रैल महीने में, अप्रैल मार्च से अप्रैल वाले महीना था, उसमें मारुति सुजुकी का एक भी कार बिका नहीं था। तो इस प्रकार से, और उस समय फिर दारू पे भी बैन था, तो उसमें से भी जो है कि वो टैक्स नहीं निकल रहा था, तो बहुत कम जो है, और फिर गाड़ी घोड़ा भी नहीं चल रहा है, तो उसके वजह से पेट्रोल और ये सब डीजल भी नहीं बिक रहे हैं, तो उसमें से भी टैक्स नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा जो टैक्स के अंदर में है वो कटौती चल रहा है अभी फ़िलहाल आम जनता के द्वारा, बिकॉज़ आम जनता जो है पैसे खर्च नहीं कर रही। जब तक खर्च नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा नहीं। टैक्स नहीं मिलेगा तो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होगा नहीं। और जो उस वजह से 14% वाला जो इंडिया के जो सेंटर ने जीएसटी के टाइम पे प्रॉमिस करा था कि हम अगले 5 साल तक आपको 14% कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा द्वारा जोड़-जोड़ करके देते हैं। जैसे मान लीजिए इस साल अगर ₹100 आना था, तो अगले साल 14% जोड़ के मतलब ₹114 हो जाएँगे। फिर उसके नेक्स्ट साल ₹114 के 14% निकाल करके अगले साल। फिर उसके बाद जो ₹128 जो भी उसका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट मिला करके, तो वो उसका मिला करके ऐसे करके अगले 5 साल तक जाएगा। तो 192 या 93 रुपीज़ जो है टोटल 5 साल में मिलाकर हो जाएँगे। इतना स्टेट को प्रॉमिस किया हुआ है भारत सरकार ने। अब भारत सरकार के पास अभी जो है टैक्स की कमी हो रही है, तो इसके ऊपर ये आर्टिकल उस टाइम पे जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे हमारे अरविंद सुब्रमण्यम, उनका ये आर्टिकल है। वो ऐसा कहते हैं कि अगर अरुण जेटली इस टाइम पे होते तो वो ज़रूर ही ऐसे कुछ स्टेप्स उठाते जिससे कि जो स्टेट्स हैं उनका विश्वास सेंटर के ऊपर थोड़ा-सा और बढ़िया हो पाता, क्योंकि वो इस प्रकार के इंसान ही थे कि जो कि इन सारे चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते थे। मुझे ऐसा याद है कि एक बार क्या हुआ था कि जो केरला के जो एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो उस समय जब जब बार्गेनिंग नेगोशिएशन चल रहा था जीएसटी के ऊपर में, तो स्टेट्स जो हैं कि नहीं मान रहे थे। जो तटीय स्टेट्स हैं, आपको पता होगा कि वो उनको उनके पास पहले टैक्स ज़्यादा आता था, लेकिन जब जीएसटी आने लग गया तो उनको ये चीज़ पता चल गया कि ये जीएसटी में, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा होने लग गया है कि गुड्स, अब पहले क्या होता था, मान लीजिए छत्तीसगढ़ सामान भेजा मुंबई के पास, ठीक है? तो लेकिन ऐसा उल्टा समझिए कि मुंबई जो है ज़्यादातर जो है मुंबई से ही सामान जाता है, बाहर से आता है मुंबई से, फिर मुंबई में, और मुंबई से सामान जो है वो इंडिया के अलग-अलग इनर स्टेट्स के अंदर जाता है। तो वो जो सामान जब मुंबई से जब चल कर के जाता है, तो मुंबई जो है वो टैक्स रख लेता था, और वो जो टैक्स है वो मुंबई को मिलता था, मतलब महाराष्ट्र को मिलता था, स्टेट को। और फिर उसके बाद, लेकिन वो कंज़्यूम कहाँ होता था गुड्स? वो होता था छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, ये सब जगह पे। इसकी वजह से जो रेवेन्यू डेफ़िसिट है, वो इन सब स्टेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो अब जब जीएसटी आया तो ये कहा गया कि देखिए, कंज़्यूमर जब इस स्टेट के हैं, वो जब कंज़्यूम कर रहे हैं, तो टैक्स भी इसी स्टेट को मिलना चाहिए, जो दूसरा सेकंड एंड में जो स्टेट है। और इस वजह से जो बाकी के स्टेट्स थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, और मतलब वो नहीं मान रहे थे, बिकॉज़ उनका टैक्स जो है उसमें कमी आ जाएगी। तो उसी वजह से सेस जो है 14% बोला गया कि आपके जितने भी आप कमाते हो, उसको हम कंपनसेट करने के लिए अगले 5 साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 14% हर साल दिया करेंगे। लेकिन अब वो नहीं दे पा रहे हैं। तो अब ऐसी बात है कि अब जब इंडिया की इतनी कमाई ही नहीं हो रही है, तो ऐसे कुछ दिन पहले आर्टिकल्स भी आए थे कि 3 सजेशन बताया गया था उसके अंदर। पहला ये कि भारत सरकार बोल दे कि हम 14% अब नहीं दे सकते हैं, इसको 3 साल में ही खत्म कर दिए, अभी तक जितना हो गया, बाकी खत्म। तो इसके अंदर अगर ये करें तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टेट विथड्रॉ कर दें और उसके बाद जीएसटी प्रावधान को ही खत्म कर दें। तो फिर उसके बाद जो है कि फिर से वही वैट वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो इतने जो साल का जो इतना पेन था वो सारा कुछ खराब हो जाएगा। फिर दूसरा क्या था, दूसरा जैसे स्टेट कह रही है भारत सरकार, सेंटर, कि आप ऐसा कीजिए स्टेट्स को कि आपको बाहर से कोई से, मतलब अगर लोन लेना है किसी बैंक से या फिर सेंट्रल बैंक से, जो भी लोन लेना है, तो आप लोन ले लीजिए। किसके एवज में? कि हम जो 14% आपको सेस देने वाले हैं, तो अगले हो सकता है कि 5 6 7 साल में अगर हम देंगे बाई चांस, तो वो जो हम आपको लोन देंगे उसी के नाम पे जो है कि आप सेस ले लीजिए, आप जो है इंटरेस्ट ले लीजिए, और अपना मतलब लोन ले लीजिए, और वो इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे ऊपर रहेगा, और फिर उसके बाद हम आपको जैसे चुकाएंगे, आप उसके बाद अपना वो लोन भर दीजिएगा, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ये मान नहीं रही है, बिकॉज़ उनके खाता में वो लोन चढ़ जाएगा, तो उस वजह से उनके जो जो उनकी बैलेंस शीट है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी आगे चल कर के। इसके अलावा तीसरा जो ये था उपाय था, तीसरा उपाय ये था कि जैसे जितने भी स्टेट्स हैं, सेंटर
उल्टा ये करे कि सेंटर जो है कि जो परसेंटेज है उसको कम करा दे, 14% से जो है उसको थोड़ा कम करवा दे और उसको नेगोशिएट करवा के बोले कि हम 5 साल की जगह आपको 6 साल 7 साल तक या 7 साल तक देंगे, लेकिन 14% की जगह अब हम लोग 8% देंगे आपको। ये अगर बात पे मान जाते हैं दूसरी सरकार या फिर स्टेट्स वाले, तो फिर ये आपका ज़्यादा बढ़िया तरीके का एक सौदा हो जाएगा। लेकिन 8% भी अगर आप दे पाते हैं तो उसी हिसाब से 8% प्रॉमिस कीजिए, ऐसा कहा गया था। और एक चौथा जो है, जो इस वाले आर्टिकल में भी कहा गया है, थोड़ा सा एकदम एक लाइन के लिए कहा गया है कि भारत सरकार को क्या कर सकती है, भारत सरकार उल्टा टैक्स मतलब ये लोन ले करके और ये स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है अभी फ़िलहाल के लिए। और जब सेस निकलेगा बाद में आगे चल करके, तो वो जो सेस निकलेगा उससे जो है लोन भारत सरकार ही जो है कि वो पे कर देगी वापस। तो इस वाले आर्टिकल में अरविंद सुब्रमण्यन ये बता रहे हैं कि देखिए उस टाइम पे भी मैंने ये चीज़ कहा था जीएसटी के लिए कि आप ऐसा काम कीजिए कि सेस को लो कर दीजिए या फिर सेस को ख़त्म ही कर दीजिए और फिक्स कर दीजिए। अभी जैसे कि परसेंटेज निकाला जाता है ना कि जितना भी आपका रेवेन्यू आ रहा है, जीडीपी जीएनपी जो भी आ रहा है, उसके ऊपर 14% का रेवेन्यू निकाला जाता है। तो आप ऐसे रेट फिक्स कर दीजिए कि इतने रेट के ऊपर हम इतना सेस देंगे और उसके बाद जो है आप आगे डिसीजन लीजिए कि आपको कब तक वो चीज़ को चुकाना है। उतने ही साल में, 2 साल जो बाकी है सिर्फ 2022 तक ही देने की बात है, तो अभी 2021 तो आ ही गया करीब करीब। तो आप उसके ऊपर अपना रेट को फिक्स करके सुना सकते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब उसके बाद जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था उस टाइम पे, अब उसके बाद जो है कि आईबीसी के ऊपर वो आते हैं। आईबीसी क्या होता है, आईबीसी रिवाइवल मेजर्स जो है, आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। तो वो कहते हैं जब इसको भी जब लाया जा रहा था, तो मैं उस टाइम पे इकोनॉमिक एडवाइज़र था, तो मैंने ये भी चीज़ एडवाइस किया था। अभी तो ये ठंडे बस बक्से में चला गया है क्योंकि इसको चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग डायमेंशंस इसके अंदर आ गए हैं, जिस वजह से जहाँ पे देखिए इसके अंदर कोड इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। आईबीसी होता क्या है? सबसे पहले आप इस वाले चार्ट के अंदर देखिए, प्रीलिम्स बॉक्स चार्ट के अंदर। इसके अंदर क्या है? क्यों आईबीसी लगा? ताकि स्पीड अप रिज़ॉल्यूशन हो सके। जो भी जो डिफ़ॉल्टर है, जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं बहुत दिन से और वो अब ऐसा हो गया है कि अब वो पैसे नहीं देंगे, सामने वाले को लग रहा है मेरा पैसा डूब गया है, तो वो आईबीसी कोड के अंदर जा सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी एप्लीकेबल, अगर 180 दिन तक वो पैसे नहीं दिया गया है, नहीं दिया है वो, तो फिर उसके बाद उसके नाम के ऊपर में इंसॉल्वेंसी वाला जो है कोर्ट केस चला सकता है। उसके बाद उसके जो उसको पहले कोर्ट में बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं मानता है, तो आगे चल कर ये लिक्विडेशन उसके प्रॉपर्टी का हो सकता है। पहले उसको थोड़ा मौका दिया जाएगा और भारत सरकार से भी कुछ उसको नए मैनेजर्स दिए जाएँगे और बहुत सारा उसका फंक्शनिंग है, तो उसको पहले सस्टेन करवाने की कोशिश की जाएगी उसकी संस्था को। अगर फिर भी नहीं हो पाता है, तो फिर उसके बाद उसको लिक्विडेट करके जितने भी उसके जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिन्होंने उनको पैसा दिया था, जिसको पैसा नहीं लौटा पा रहा है, उसको पहले पैसा चुकाने की काम की जाएगी। अगर नहीं हो पा रहा है, तो फिर और आगे जितने भी तरीके से हो सके उसको, जितना हद तक हो सके उसकी ज़मीन बेच करके, उसकी कंपनी को बेच करके, इसके अंदर की मशीन्स को बेच करके, वो जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको पैसे लौटाने की काम किया जाएगा। तो अब उसके बाद वो चीज़ आपने इम्प्लीमेंट करवाया, लेकिन मैं अभी वो चीज़ तो आपका ख़त्म हो गया। तो अरविंद सुब्रमण्यम कहते हैं कि 2014-15 के अंदर बीच में मैंने ये चीज़ कहा था गवर्नमेंट को कि आप बैड बैंक वाला सीन क्रिएट कीजिए, जितने भी जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके लिए। क्यों? उससे क्या होगा कि बैड बैंक का मतलब हर एक बैंक के अंदर एनपीएज़ है, ठीक है? और हर एक बैंक के अंदर मोस्टली जो एनपीएज़ हैं, जो ये जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वाले, वो बैंक से ही लोन लिए होते हैं जो चुका नहीं पाते हैं। तो आप सबसे पहले उस बैंक के अंदर में आप एक बैड बैंक बनाइए। बैड बैंक का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर में जितने भी जो एनपीए वाले और ये सब जो डिफ़ॉल्टर हैं, उनका अलग लिस्ट बनाइए। अब उसके बाद क्या होगा कि उनको उनका डेट हम तय करेंगे, कितना भी डेट उनका है, जैसे इसमें अंदर है 180 दिन, 90 दिन, तो वैसे ही उसमें भी एक डेट हम तय करेंगे कि इतने तारीख तक अगर वो नहीं दे पा रहा है, तो फिर उसके बाद आगे चल कर के इसके सामान को हम ऑक्शन करेंगे और ऑक्शन कर कर के इसके अंदर जितने भी जो जो इंडस्ट्रीज़ आएँगे, अब जो भी कोई नया बिडर आएगा, तो वो जितना बिड करेगा हम उसको वो कंपनी बेच देंगे, तो फिर उसके बाद वो बेचेंगे, उसमें से पैसे निकलेंगे, वो बैंक को वापस चुका दिया जाएगा और जो नया कंपनी मालिक बनेगा वो अपना इंडस्ट्री चलाए, उसको जैसे मर्ज़ी चलाने का मर्ज़ी है वैसे चलाए और फिर उसके बाद क्या होगा कि बैंक भी अपना विन-विन सिचुएशन हो जाएगा और वो कंपनी जो डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनको पैसे मिलने थे उन वो भी अपना विन-विन सिचुएशन हो जाएँगे और नया कंपनी आएगा तो उसके ऊपर उस जो पुराने कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं वो भी बच जाएँगे बिकॉज़ उनका जॉब नहीं जाएगा, उसको लिक्विडेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी विन-विन सिचुएशन था, लेकिन इस चीज़
को मना कर दिया गया। क्यों मना किया गया? उसके 3 कारण थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कारण ये कि उस टाइम पे आरबीआई ने ये मना कर दिया था कि देखिए हम ट्विन बैलेंस शीट अभी फ़िलहाल हम नहीं बनाने के संदर्भ में है, बिकॉज़ हमें मतलब अभी उस टाइम पे जो है वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा था, तो आरबीआई ने इस चीज़ से मना कर दिया। उसके बाद मतलब 2015 की बात हो रही है। फिर 2000 सेकंड वाला क्या था? सेकंड था कि देखिए उस टाइम पे इकोनॉमी जो था हम लोगों का काफ़ी ठीक-ठाक चल रहा था। 2012, 13, 15 उस टाइम पे हमारा इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रहा था। तो उस टाइम पे भी हमने रिस्क नहीं लेने को सोचा कि इस टाइम से अगर हम लोग बैड लोन और ये लोन को अगर हटाने लग जाएँगे और ट्विन बैलेंस शीट अगर मेंटेन करने लग जाएँगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जीडीपी के ऊपर असर पड़ेगा, जो कि हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी रिस्क लेना। उसके बाद सूट-बूट सरकार क्रिटिक। अभी देखिए अरविंद सुब्रमण्यम का ये आदत है, ये जब वो इकोनॉमिक सर्वे भी लिखते थे तो कुछ ऐसे वर्ड्स डालते थे जो जैसे कुछ ऐसे वर्ड, मतलब ये मुझे याद नहीं आ रहा है, 3-4-5 ऐसे वर्ड उस टाइम पे भी उन्होंने ऐसा डाला था कि जो आप वर्ड को निकाल कर डायरेक्ट एग्जामिनेशन के आंसर में लिख सकते हो, और उस वर्ड का बहुत ही बड़ा मतलब होता था। अभी इस सूट-बूट सरकार का मतलब क्या हो गया कि वही सरकार जो जैसे जो पुराने जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो लोग वहाँ पे मतलब ऐसा होता है ना कि ऑक्शन के टाइम पे आपका अगर कंपनी है तो आप भी उसके अंदर ऑक्शन में भाग ले सकते हो और आप भी उसमें बिडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर वो जब बिडिंग होना शुरू हुआ, ऑक्शन हुआ और वही लोग आदमी आके फिर से कुछ इन्वेस्टर किसी को पकड़ के या फिर जो भी करके वो लोग उसको दोबारा वो कंपनी को खरीद लिए, तो फिर हम लोग बैक टू स्क्वायर वन आ जाएँगे। और जिस वजह से भी ये चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया उस टाइम के सरकार के द्वारा, ख़ास तौर पे अरुण जेटली के द्वारा, क्योंकि उस समय एफएम वही थे, फाइनेंस मिनिस्टर। तो और फिर उसके बाद आगे वो क्या बता, ये जो कुछ मेजर्स थे जिसमें से दो सबसे बड़े मेजर्स, एक तो जो पूरा हो हल्ला निकला था आपके मीडिया के अंदर, स्टिग्मेटाइज कैपिटलिज्म। पिछले साल यूपीएससी के अंदर में क्रोनिक कैपिटलिज्म करके एशे के अंदर में ऑप्शन आया था, तो वो उसके ऊपर लिखना था हमें एशे। तो ये जो एक हो हल्ला पिछले साल फरवरी में निकला था, तो उसके ऊपर में ये जो ऑक्शन वाली जो बात है कि पहले था कि लिक्विडेट करके ऑक्शन करके उसको हटा देना चाहिए, वो चीज़ अब ख़त्म कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। अब उसके वजह से जो बहुत सारे जुडिशियल अपील्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा चरमराने लग गए कि जब आप अपने मेन जो मकसद से आप जब हट जाते हो, और फिर जुडिशरी में तो आपको पता ही है कि वो केसेस जो है कितने भी आगे चलते जाते हैं, जाते जाते हैं, जाते जाते हैं। तो मेन मकसद जो था आईबीसी का, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भटक गया। तो अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो वे फॉरवर्ड यही हो सकता है कि पैंडेमिक एक जैसे ही हम लोग का खत्म हो जाता है, अभी कुछ दिन में हम लोग का हो सकता है खत्म ही हो जाएगा, बहुत सारे देश में अब चालू हो चुका है, वैक्सीनेशन के काफ़ी फाइनल स्टेप्स में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जैसे जॉस फेलमैन और मेरे द्वारा, मतलब अरविंद सुब्रमण्यन द्वारा, इन दोनों के द्वारा उस टाइम पे एक रिज़ॉल्यूशन स्ट्रैटेजी बताया गया था कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव लेवल पे दोनों टाइम जगह पे आप इस चीज़ को प्रोसेस कर सकते हो। जुडिशियल लेवल पे आप क्या कर सकते हो फिलहाल, मतलब जो हमने बताया था उस चीज़ को आप जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव लेवल दोनों पे अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जुडिशियल लेवल पे क्या कर सकते हो कि आप रिवैम्प करो आईबीसी को। जो जुडिशियरी वाला जो फंडा है उसके अंदर में आप ये कर सकते हो कि जो प्रमोटर्स हैं, जिनको फिर ऑक्शन के टाइम पे खरीदना है, बिडिंग करना है, उनको आप अलाउ कीजिए कि वो आके आप ऑक्शन वाला काम जो है फिर से शुरू कर सकें। और इसके अलावा जो वो फंडा था कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, वो लोग ही फिर से आके ऑक्शन के अंदर ना बैठ पाएँ, उस चीज़ को आप मतलब हटा करके ऐसे प्रोविज़न्स बनाइए। और दूसरी बात ये कि आईबीसी के अंदर लेस वल्नरेबल जो 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 संस्थाएँ हैं, जैसे कि आपके जो लेस वर्नेबल सेक्टर्स, मतलब कि जो वो सेक्टर्स जिसके अंदर उतने ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, तो उनको ही आप सिर्फ बैंक, मतलब जो कोर्ट वाला जो सीन है आईबीसी का, उसके अंतर्गत रख सकते हैं। बाकी जो काफ़ी पावरफुल सेक्टर्स हैं, जिसके ऊपर थोड़ा सा आईबीसी चलाने में भी प्रॉब्लम होता है और बैंक भी उसके ऊपर डिसीजन देने में थोड़ा सा हिचकिचाती है, जैसे फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर, जिसके अंदर में ज़्यादातर जो है बिग जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो स्टेक होल्डर, टाटा, अडानी, ये लोग इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा। जो है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स भी इन्वॉल्व है, और डिफ़ॉल्टर्स कौन होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो बहुत सारे जो गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं उसके अंदर लाखों का जो है कि बिजली बिल बाकी पड़ा हुआ है, क्योंकि उनसे पहले जो उसमें रह के गया वो लोगों ने पैसा नहीं दिया था, और अब जो इतने पावरफुल लोग रह रहे हैं उसके अंदर, तो वो भी अब नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ बोल रहे हैं कि पहले का पैसा नहीं दिया तो मैं अब देना चाहता हूँ, लेकिन पहले वाला भी आप माँग रहे हो तो मैं कैसे दूँ? तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सीन चलता रहता है, और भी बहुत सारे पावर सेक्टर्स के अलग-अलग डायमेंशंस हैं, ये सिर्फ़ एक डायमेंशन है जो मैंने आपको बताया। तो ये पावर सेक्टर और रियल स्टेट्स का जो सेक्टर है, ये काफ़ी ही वास्ट सेक्टर है, तो इसको आप बैड बैंक वाला जो क्राइटेरिया है उसके अंदर आप इसको इवॉल्व कीजिए।
कीजिए और बाकी जो सेक्टर्स हैं टूरिज़्म और छोटे-मोटे जो है, उनको आप आईबीसी के अंदर ही रहने दीजिए। तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ा जो हेडेक है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम जो जो बिग जो अमाउंट है वो आपके रियल एस्टेट से ही आते हैं और पावर सेक्टर से ही आते हैं। तो आपका बहुत बड़ा जो एक एक सिरदर्द है वो टल जाएगा। तो अगर ये कर पाती है भारत सरकार तो बहुत ही बढ़िया आईबीसी और जीएसटी के नॉर्म्स के ऊपर जस्टिस हो पाएगा और इसको रिवाइव कर पाएगी सरकार। तो ये था हमारा ये आर्टिकल। और अभी जो देखिए 38 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, 40 मिनट होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले आर्टिकल के ऊपर अभी फ़िलहाल कोई क्वेश्चन ना दूँ, बिकॉज़ पिछला ही क्वेश्चन जो है वो इतना बड़ा है कि उसको अगर आप लिखोगे तो आज आपका, अगर मैं मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप थोड़े बिगनर हो अगर, तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो कल ऐसा करूँगा कि इस वाले क्वेश्चन के ऊपर मैं इस वाले आर्टिकल के ऊपर मैं क्वेश्चन आपको बता दूँगा, उसके डायरेक्टिव्स बता दूँगा, तो कल आप इसके ऊपर क्वेश्चन लिख सकते हो, आंसर लिख सकते हो। इससे क्या है कि रिवीजन भी हो जाएगा आपका इसका। तो हैव अ नाइस डे।